बोल्शेविक क्रांति के क्या परिणाम निकले, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं राजनीतिक परिणामों पर। 1921 और 27 ईस्वी की अवधि के दौरान ही अधिकांशतः उन राजनीतिक रूपों और शासकीय तंत्रों का विकास हुआ जो सोवियत संघ में 1936 तक प्रचलित में रहे। 1917 में बोल्शेविकों ने एक ऐसे शासन तंत्र की स्थापना की जिसने समाज और देश को एक नई सोच और दिशा प्रदान की। तो सबसे पहले राजनीतिक परिणाम है साम्यवादी शासन की स्थापना। रूस की बोल्शेविक क्रांति की सफलता ने मार्क्सवादी विचारधारा को साकार रूप प्रदान किया था। यह व्यवस्था रूस में सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। इस क्रांति से रूस में वर्ग विहीन समाज का उदय हुआ, जिसमें व्यक्ति की योग्यता और श्रम का पूरा मूल्यांकन किया जाता था। इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पूंजीपतियों का बड़ी कठोरता के साथ दमन किया गया। क्रांति की सफलता ने मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। विशेषतः किसान, मजदूर, दलित, गुलाम आदि वर्ग में यह विचारधारा काफ़ी लोकप्रिय हुई। इसके बाद दूसरा राजनीतिक परिणाम आता है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। रूस के बोल्शेविक ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप के समाजवादी संगठन युद्ध के विरुद्ध थे। प्रथम विश्व युद्ध रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान युद्धरत देशों में आर्थिक संकट के कारण आम जनता की परेशानियां बढ़ीं। इसने समाजवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराया। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हाथों रूस की निरंतर पराजय से जनता भी युद्ध के विरुद्ध हो गई थी। क्रांतिकारी सरकार ने बिना मित्र राष्ट्रों से परामर्श लिए जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि करके रूस को प्रथम विश्व युद्ध से पृथक कर दिया। अन्य युद्धरत देशों की जनता भी अपनी अपनी सरकारों पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बढ़ा रही थी। यही कारण था कि रूस के युद्ध से अलग होने के 8 महीने बाद ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तीसरा राजनीतिक परिणाम है विश्व के देशों का दो वैचारिक गुटों में बंटना। यद्यपि सोवियत संघ ने पहले कुछ वर्षों तक अपने समाजवाद की परवरिश में ही अधिक समय लगाया, लेकिन जब उसकी शासन पर पकड़ मजबूत हो गई तो उसने विश्व के पूंजीवादी देशों में अपने साम्यवादी विचारों को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने का प्रयास किया। इसी कारण यूरोप के राष्ट्र स्वयं साम्यवाद की छाया से बचना चाहते थे। अतः अब विश्व के देश दो भागों में बट गए। पहले जो पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखते थे और दूसरा जो साम्यवादी प्रचार में विश्वास रखते थे। चौथा राजनीतिक परिणाम निकला पराधीन राष्ट्रों में नवचेतना का संचार। लेनिन विश्व के सभी राष्ट्रों की स्वाधीनता के पक्के हिमायती थे। समाजवादी क्रांति से वर्षों पूर्व हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वह सभी पराधीन राष्ट्रों की मुक्ति का प्रस्ताव रखते थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि एशिया और अफ्रीका में पराधीन राष्ट्रों की भूमि चाहे 20वीं सदी में हड़पी गई हो या पहले, वे चाहे पिछड़े हुए हों, निरक्षर हों, चाहे दूरस्थ समुद्र पार प्रदेश क्यों न हों, उन्हें यूरोपीय साम्राज्यवादियों से तत्काल पूर्ण स्वाधीनता प्रदान की जानी चाहिए। रूस की क्रांति ने विश्व के कई देशों को राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए उत्प्रेरित किया और इस घटना ने जनतंत्र को नए आयाम दिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का मुखौटा साफ हो गया था। रूस की बोल्शेविक सरकार ने साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलनों को न केवल प्रेरित किया बल्कि इनका खुला समर्थन भी किया। क्रांति के बाद सोवियत संघ ने उन असमान संधियों को रद्द कर दिया जो जार ने चीन पर लाद रखी थी। पांचवा परिणाम निकला राजनीतिक परिणाम मजदूरों और किसानों के आत्मविश्वास में वृद्धि। रूस में जो कुलीन और सर्वहारा वर्ग में जो भेद था, क्रांति ने उसे मिटा दिया। वहाँ आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता और समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया। आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए रूसी क्रांति ने विशेषाधिकार वर्ग की शक्तियों को समाप्त कर दिया था। भूमि पर किसानों का स्वामित्व स्वीकार कर लिया गया और उद्योगों में मजदूर वर्ग को भागीदार बनाया गया। छठा परिणाम है नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन। 1917 की क्रांति 2 चरणों में संपन्न हुई थी। पहली अर्थात राजनीतिक क्रांति के फलस्वरूप
निरंकुश ज़ारशाही का अंत हुआ और उदारवादी शासन का उदय हुआ। लेकिन यह सरकार अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी, क्योंकि वह कृषकों, कारखानों के मजदूरों और सैनिकों की मांगें पूरी नहीं कर पाई थी। लोगों के असंतोष का लाभ उठाकर बोल्शेविक दल ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और इसके फलस्वरूप रूस आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की दिशा में तो बढ़ा, लेकिन उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता का हनन हो गया। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र वैधानिक दल घोषित कर दिया गया और उसमें भी असहमत और असंतुष्ट लोगों का दमन हुआ। 7वां राजनीतिक परिणाम था रूस का विश्व शक्ति के रूप में उदय। रूस की क्रांति के फलस्वरूप रूस का एक विश्व शक्ति के रूप में उदय हुआ। बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस ने अपनी आर्थिक प्रगति और सामाजिक संरचना के द्वारा अपनी शक्ति में अविश्वसनीय उन्नति कर ली। इस नवचेतना के बल पर रूस इतना सशक्त हो गया कि वह पूंजीवादी शक्तियों का समकक्ष बन गया। अब आते हैं हम सामाजिक परिणामों पर। रूसी क्रांति सामाजिक असमानता के गर्भ से ही पैदा हुई थी, इसलिए इसने सामाजिक क्षेत्र में व्यापक असर डाला। सबसे पहला सामाजिक परिणाम था वर्ग भेद की समाप्ति। रूस में ज़ारशाही के समय समाज में कई वर्ग थे, लेकिन हम उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, एक अधिकार युक्त वर्ग और एक अधिकार विहीन वर्ग। क्रांति ने इस वर्ग भेद को समाप्त कर दिया, विशेषाधिकार समाप्त हो गए और धीरे धीरे समाज में सारे वर्ग भेद विलुप्त हो गए। दूसरा सामाजिक परिणाम था शिक्षा का विकास। क्रांति द्वारा शिक्षा को चर्च से अलग कर दिया गया। सोवियत सत्ता की स्थापना के पहले माह ही मेहनतकश लोग गांवों और नगरों में जनशिक्षा परिषद, सांस्कृतिक केंद्र, पुस्तकालय, क्लब, विश्वविद्यालय आदि की स्थापना और स्कूलों के भवन निर्माण में लग गए थे। 1917 और 20 के बीच 70 लाख निरक्षर लोगों ने, जिनमें 40 लाख स्त्रियां थीं, पढ़ना लिखना सीखा। चौथे दशक के अंत तक देश में निरक्षरता का लगभग पूर्ण उन्मूलन हो चुका था। सोवियत सरकार ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थाओं को मेहनतकशों के लिए खोल दिया। समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा के प्रसार और महत्व को सबसे अधिक प्राथमिकता मिली। तीसरा सामाजिक परिणाम था स्त्रियों की दशा में सुधार। बोल्शेविक क्रांति ने स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार दिए। महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार, शिक्षा का अधिकार और आजीविका कमाने का अधिकार मिला। महिलाएं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर, राजनीतिक दृष्टि से जागरूक और सामाजिक दृष्टि से प्रगतिशील बन गईं। करोड़ों स्त्रियां कारखानों में काम करने लगीं। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सरकार ने कारखानों में, सामूहिक खेतों और अन्य स्थानों पर शिशुपालन केंद्र और सामुदायिक पाकशालाओं की व्यवस्था की थी। चौथा सामाजिक परिणाम था धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा। मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम माना था। लेनिन को भी सभी प्रकार की धार्मिक भावनाओं के प्रति अरुचि थी, इसलिए बोल्शेविक लोग भी धर्म को नहीं मानते थे। जब क्रांति हुई तो बोल्शेविक लोग राजा और कुलीन श्रेणी के स्वच्छंद शासन के खिलाफ खड़े हुए। उन्हें चर्च के विरोध का भी जबरदस्त सामना करना पड़ा। इस कारण वे धर्म विरोधी या धर्मनिरपेक्ष हो गए। 1925 में एक नास्तिक संघ का गठन किया, जिसने चर्च के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी अभियान आरंभ किया। लेकिन 1939 में बोल्शेविकों ने धर्म के संबंध में अपने विचार बदले और लोगों को यह स्वतंत्रता दी कि वे अपने घरों या चर्च में पूजा पाठ कर सकते हैं। अब आते हैं हम आर्थिक परिणामों पर। आर्थिक समानता की स्थापना हुई, यह पहला आर्थिक परिणाम था। रूसी क्रांति से पूर्व रूस में आर्थिक वैषम्य था और जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा भूमि थी।
क्रांति के बाद जागीरदारों से भूमि का अधिग्रहण कर सरकार ने पुनर्वितरण किया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, निजी व्यापार को सीमित किया तथा उत्पादक श्रम को अधिक महत्व दिया। रूस ने सामंतों, पूंजीपतियों और बिचौलियों को समाप्त कर दिया। दूसरा परिणाम है रूस का औद्योगिक विकास। 1917 के बाद बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस ने तीव्र गति से औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति की। सरकार ने कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और भूमि किसानों में बांट दी। किसानों को राहत मिली, लेकिन इसका विपरीत असर भी हुआ कि रूस में उत्पादन घट गया, जिसके कारण 1921 में भयंकर अकाल पड़ा। लेनिन ने 1921 में नवीन आर्थिक नीति अपनाई। जब स्टालिन रूस का प्रधान बना तो उसने औद्योगिक विकास के लिए 2 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की और इस कार्य में उसे बहुत ही आश्चर्यजनक सफलताएं मिली। नई आर्थिक नीति के आरंभ को सोवियत संघ के बाहर सामान्यतः एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर प्रत्यावर्तन के पहले कदम के रूप में माना जा सकता है। तीसरा आर्थिक परिणाम निकला कृषि का समूहीकरण। औद्योगिक क्रांति के साथ जो कृषक क्रांति हुई, उनमें नई आर्थिक नीति की कृषि पद्धति के सामाजिक और आर्थिक दोनों ही आधारों का संपूर्णतः पुनः समायोजन सन्निहित था। सोवियत संघ की कृषि नीति के 2 उद्देश्य थे: खाद्य सामग्री का उत्पादन बढ़ाना और भूमि पर विशेष व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार के विकास को रोकना। छोटे छोटे फार्मों से जो पारंपरिक रूसी कृषक अर्थव्यवस्था के आधारभूत खंड थे, उनको कलखोज नामक विशाल सामाजिकृत कृषि इकाइयों के प्रति मोड़ा गया। सबसे पहले फार्मों की विद्यमान संरचना को नष्ट करने का प्रयास किया। उस समय बोल्शेविकों का नारा था, धनी कृषकों पर आक्रमण करो। जनवरी 1930 में शासन ने धनी कृषकों के संपूर्ण वर्ग को ही समाप्त कर दिया। संपन्न कृषकों के घर श्रमिकों को या बेघर कृषकों को दे दिए गए और उनके सभी पशु और संपत्ति सामूहिक फार्मों को दे दी गई। इस प्रकार कृषि का समूहीकरण कर दिया गया। अब हम आते हैं बोल्शेविक क्रांति के महत्व पर। 1917 की रूसी क्रांति यूरोप की ही नहीं बल्कि समस्त विश्व की एक युगांतकारी घटना थी। इतिहासकार H.G. वेल्स ने इसे इस्लाम के उदय के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना बताया है। यदि हम क्रांति के सिद्धांत, कार्यक्षेत्र, विस्तार का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह वास्तव में विश्व की एक महानतम घटना थी। रूस ने 1917 की क्रांति से 300 वर्षों से चले आ रहे निरंकुश और प्रतिक्रियावादी जार के शासन की समाप्ति कर दी। रूस में सर्वहारा वर्ग की स्थापना हुई। इसने रूस में एक नए प्रकार का समाजवादी ढांचा तैयार किया। रूस में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जमींदार और पूंजीपति वर्ग समाप्त हुआ। कृषक वर्ग को उनकी ज़रूरत के अनुसार भूमि प्रदान की गई। रूसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम प्रथम विश्व युद्ध से रूस का हट जाना था, जिसके कारण उसे अपमानजनक वेस्ट लिटोवस्क की संधि करने को मजबूर होना पड़ा। रूस के नेताओं का विचार था कि युद्ध से अलग रहकर ही देश की आंतरिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। इसका सीधा प्रभाव हुआ कि मित्र देशों पर दबाव बढ़ गया और उन्हें भी संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। रूसी क्रांति का एक प्रमुख उद्देश्य नवीन समाज की स्थापना करके विश्व के देशों में वर्गहीन समाज की स्थापना को प्रोत्साहित करना था। अतः स्वतंत्र विश्व के लोगों ने रूस के इस प्रयास को रोकने का प्रयत्न किया और रूस और पूरा विश्व 2 भागों में बट गया, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट।